कौन से भोजन हैं जो कि कैंसर को रोकने से अ, मदद देते हैं? Both the Women's Intervention Nutrition Study and the Women's Health Initiative Study showed that women randomized to a lower fat diet enjoyed improved breast cancer free survival. But wait a second. What about the Women's Healthy Eating and Living Study, where women with breast cancer were also randomized to drop their fat intake down to 15 to 20% of calories? Yet, after 7 years, there was no difference in breast cancer relapse or death. Anytime you get an unexpected result, you always have to question whether people actually followed through with the instructions. Like if you randomize people to a stop smoking group and they ended up with the same lung cancer rates as the group not instructed to stop smoking, one likely explanation is that the group told to stop smoking didn't actually stop. In the Women's Healthy Eating and Living Study, both the dietary intervention group and the control group started out at about 30% of calories from fat. Then तो उन्होंने कहा जब भी कोई स्टडी आती है उसको गहराई से देखने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने पहली 2 स्टडीज़ के बारे में बताया जहाँ कि आपने जैसे ही सैचुरेटेड फैट की मात्रा कैंसर पेशेंट की कम की डाइट में, उसको बहुत भारी इम्प्रूवमेंट हुई उसके कैंसर के स्प्रेड होने की रेट में और उसके कैंसर से मौत के आंकड़ों में। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, बहुत फ़ायदा हुआ उन पेशेंट्स को सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में कम करने से। लेकिन एक स्टडी ये ऐसे भी देखी गई जिसमें सैचुरेटेड फैट कम करने के लिए कहा गया पेशेंट्स को, लेकिन जब कैंसर का रेट देखा गया तो उसमें फ़र्क नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जब कभी भी आप ऐसी कोई स्टडी देखो जिसमें उपेक्षा के अनुकूल रिज़ल्ट ना आए, कोई गड़बड़ लगे, तो इसका मतलब ज़रूर गड़बड़ है, उसको बारीकी से देखो। और जब बारीकी से उस स्टडी को हम देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि स्टडी शुरू करने से पहले दोनों जो थे करीब 28 से 29% सैचुरेटेड फैट खा रहे थे। और क्योंकि सिर्फ़ आपने एक ग्रुप को कह दिया कि आप कम सैचुरेटेड फैट खाओ, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कम कर दिया हो। तो अब देखने वाली बात है, क्या उन्होंने सच में कम किया था? the diet group was told to drop down to 15 to 20%. And by the end of the study, they dropped from 28.5% fat all the way down to 28.9% fat? तो जब सैचुरेटेड फैट खाने वाला जो ग्रुप था, उनको कहा गया कि आप 28 टू 29% फैट खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट यानी कि एनिमल से आने वाला फैट खा रहे हैं। आप इसको कम कर दीजिए, कम से कम 20% पे ले आइए। तो उन्होंने पाया कि 72 महीनों बाद उन्होंने कम करने की बजाय अपना फैट इंटेक एनिमल से बढ़ा दिया था। तो यही कारण था, जहाँ 28.5% था, वहाँ 28.9% कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? They didn't change at all. No wonder they didn't experience any breast cancer benefit. But even if you include that flawed study and put all the trials together on the effect of lower fat diets on breast cancer survival, you see a reduced risk of breast cancer relapse and a reduced risk of death. तो कहते हैं कि यदि आप दुनिया की सारी स्टडीज जो ब्रेस्ट कैंसर और फैट सैचुरेटेड फैट के हवाले से हुई हैं, उन सबको अगर आप इकट्ठा करो और उन सबको जैसे कि इलेक्शन में पोल रिजल्ट्स आते हैं ना, वो प्री पोलिंग रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें सर्वेज का सबका अगर आप वो कहते हैं पोल ऑफ पोल्स ले लो सबका, तो अगर ऐसा भी करो जिसमें कुछ खराब स्टडीज भी इंक्लूडेड होंगी, तब भी निष्कर्ष यही निकलता है कि जब आप सैचुरेटेड फैट को डाइट में कम करते हो, तो उन लोगों में कैंसर जो है वो दोबारा जल्दी से आता नहीं है और अगर आ जाता है तो तीव्र गति से बढ़ता नहीं है। यानी कि उनकी मौत के आंकड़ों में भारी कमी पाई जाती है, यानी कि बेहद फ़ायदा होता है। इसीलिए यदि हमें कैंसर से किसी को बचाना है या उसको ऑलरेडी कैंसर हो गया है और उस कैंसर की रोकथाम करनी है, तो इसके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम जानवरों से आने वाली सारी चीज़ों को बंद कर दें
जी हाँ, जिसमें दूध नंबर 1 पे आता है क्योंकि दूध में जो पाल्मिटिक एसिड के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सबसे कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में दूध में प्रेज़ेंट होते हैं। दूध, मीट, अंडा, मच्छी हमें बंद करना ही होगा यदि हमें कैंसर से बचना है या किसी को कैंसर हो गया तो उसको हमें रोकथाम करनी है। Conclusion. Going on a low fat diet after a breast cancer diagnosis can improve breast cancer survival by reducing risk of cancer recurrence. And now, perhaps we know why. By targeting metastasis initiating cancer cells through the fat receptor CD36. तो कहते हैं कि क्यों अगर हम ये जानवरों से आने वाला सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट से निकाल देंगे, तो हमें कैंसर से हम बचे रहेंगे और कैंसर फैलेगा नहीं, क्योंकि अब हमें पता है कि ये CD36 सेल्स जो हैं, यही वो सेल हैं जो कैंसर को हमारे शरीर में फैलाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मृत्यु प्राइमरी कैंसर की गांठ बनने से नहीं होती, वो कैंसर किस गति से हमारे शरीर में फैलता है, मृत्यु उस कारण से होती है। और उस कैंसर को फैलाने वाले जो सेल हैं, वो हैं CD36 सेल्स। और ये CD36 सेल्स ऑन कैसे होते हैं? ये ऑन होते हैं सैचुरेटेड फैट जो जानवरों से आता है। तो सीधा-सीधा कहें तो जानवरों से आने वाला सैचुरेटेड फैट हमारी डाइट में नहीं होगा, तो हमारी जो CD36 सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। और आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हम चिकन खाते हैं तो पूरा ऊपर का व्हाइट वाला फैट सारा निकाल देते हैं, तो हमारे अंदर एनिमल फैट नहीं आ रहा, नहीं। जो फैट हमें आँखों से दिख रहा है, वो तो कहीं गिनती में ही नहीं है। जो सैचुरेटेड फैट है वो एनिमल की मसल के फाइबर्स के अंदर है। वो हमें आँखों से दिखेगा ही नहीं। तो आप प्लीज़ इस भुलावे में मत रहिए और एनिमल फैट को हमें डाइट से निकालना है। और एग्स जो हैं वो तो भरपूर सैचुरेटेड फैट का एक कहते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। छोटा-सा एग होता है और उसमें पूरा का पूरा सैचुरेटेड फैट भरा रहता है। Which I covered in my last two videos. We know that the cancer spreading receptor is upregulated by saturated fat. Is there anything in our diet that can downregulate it? Broccoli. Broccoli appeared to decrease CD36 expression by as much as 35%, but हुँ। तो ये कहते हैं कि हमने ये तो अच्छी तरह समझ लिया कि ये जो खतरनाक कैंसर फैलाने वाले सेल्स हैं CD36 सेल्स, इनको ऑन जो चीज़ें करती हैं वो है जानवरों से आने वाला सैचुरेटेड फैट। अब क्या हमारी डाइट में ऐसा भी कुछ है जो ये CD36 सेल्स को ऑन होने से रोके? तो जी हाँ, ऐसा हमारे बॉडी में कई चीज़ें हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है ब्रोकोली। तो उन्होंने कहा ब्रोकोली अगर हम खाएँगे, तो सिर्फ़ ब्रोकोली नहीं है, ब्रोकोली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का एक ग्रुप है जिसमें ब्रोकोली भी है। तो ब्रोकोली जो है CD36 सेल्स का को ऑन होने से 35% उनको ऑफ कर देती है। तो यदि आप सोच के देखिए, किसी को कैंसर है या आप खुद कैंसर से बचना चाहते हैं, तो आपको 2 काम करने हैं। जानवरों से आने वाला कोई चीज़ नहीं खानी जिसमें जानवरों का फैट हो और दूसरा अगर आप साथ-साथ में ब्रोकोली या अन्य क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे जिसमें आती है फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, सरसों, तो ये चीज़ें जब आप खाएँगे अपनी डाइट में, तो क्या होगा CD36 सेल्स जो हैं वो ऑफ हो जाएँगे और ये ब्रोकोली जो है आपको हर तरह के कैंसर में मदद करेगी। that was in mice. But of all fruits and vegetables, cruciferous vegetables like broccoli were the only ones associated with significantly less total cancer risk, and not just getting cancer in the first place. Those with bladder cancer who eat broccoli appear to live longer than those who don't. Those with lung cancer who eat more cruciferous veggies appear to survive longer as well.
ओह सॉरी, मेरी वॉइस म्यूट थी। तो मैं आपको क्षमा चाहती हूँ। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत हमने अलग-अलग तरह के सेल लाइन्स को देखा और हमने पाया कि जब तक हम ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाते हैं, तो किसी भी तरह के कैंसर से जो डेथ रेट है, वो हमारा कम हो जाता है। चाहे वो ब्लैडर था, लंग था, प्रोस्टेट था, ब्रेस्ट था, कोलन कैंसर था, हर तरह के कैंसर में डेथ रेट कम हो जाता है। क्यों कम होता है? वो कम इसीलिए होता है क्योंकि ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं, ये CD36 वाले जो सेल्स हैं, इनको रोकती हैं। और ये CD36 सेल्स ही तो हैं जो कैंसर को फैलाते हैं। तो जब कैंसर फैलेगा नहीं तो यकीनन डेथ जो है वो टल जाएगी कैंसर के कारण से। तो ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वेजिटेबल्स होती कौन सी हैं? इसमें ब्रोकली, गोभी, यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, सरसों, ये इंडिया में मिलती हैं। और इंडिया के जो बाहर वाले लोग हैं वो केल और बॉक चॉय, ये भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती हैं। जो इंडिया में लोग हैं, प्लीज आप ऑनलाइन जाइए और केल, KALE नामक जो ये बीज हैं, ये सरसों की तरह उगते हैं, पालक की तरह उगते हैं। इनको यदि आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं, 1 या 2 गमले की ही सिर्फ जगह है आपके पास, तो उनमें प्लीज आप ऑर्नामेंटल पेड़ लगाने की जगह आप ये केल के बीज लगाइए। अगर आपके पास इसके 3 या 4 पौधे भी हो गए, तो आप सारे साल इससे केल ले सकते हैं। ये 12 मास में होने वाली सब्जी है। और केल ऐसी रामबाण है जो आपको हर तरह की बीमारी से बचाएगी, हर तरह के कैंसर से बचाएगी और हाई ब्लड प्रेशर में आपको बेहद मदद देगी, स्ट्रोक में, हार्ट डिजीज में, हर चीज में बेहद लाभदायक है। तो आप इसके कुछ पत्ते रोज आप क्या करें, उबाल के और सिरके की कुछ बूंदे डाल के आप खाएं। और अगर आपके पास थोड़ी भी गार्डन में जगह है, हरी घास लगा रखी है, तो प्लीज आप कहीं भी क्यारी में केल जरूर उगाइए। तो ये मेरा आपके लिए अ, निवेदन है कि केल खाना शुरू कीजिए। For example, 1 year out, about 75% of lung cancer patients eating more than one serving of cruciferous vegetables a day were still alive, whereas by then, most who had been getting less than a half serving a day were already dead. तो कहते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 1 साल के अंदर जो लोग केल जैसी जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली, गोभी, केल, सरसों, जो इस तरह की सब्जियां खा रहे थे, 1 साल के बाद 80% से ज्यादा लोग जो थे वो जिंदा थे। जबकि जो लोग ऐसी सब्जियां नहीं खा रहे थे, वो सब मर चुके थे। सिर्फ 12 महीने में इतना फर्क आ गया। तो आप समझ लीजिए कि कैंसर पेशेंट्स के लिए इस तरह की सब्जियां खाना कितना जरूरी है। जबकि जब किसी को कैंसर हो जाता है या आप किसी डॉक्टर से पूछे हमें कैंसर से कैसे बचना है, तो ये कोई नहीं कहता कि आप दूध, मीट, अंडा, मच्छी बंद कर दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह की सब्जियां खाइए जो गोभी फैमिली से आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए बेहद, और ये हमें ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान देना है। Killed off by their cancer. Ovarian cancer. Cruciferous vegetable intake significantly favored survival, whereas a survival disadvantage was shown for meats. Milk also appeared to double the risk of dying. तो ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। वो कहते हैं ओवेरियन कैंसर, ओवरी का जो कैंसर होता है, उसमें भी हमने पाया कि जो लोग ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खा रहे थे, ब्रोकली, गोभी फैमिली, सरसों, ये सब खा रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी और उनका कैंसर जो था वो उनकी जान कैंसर के कारण नहीं गई। बहुत लंबे समय तक उनका सर्वाइवल था। लेकिन जो लोग अधिक मात्रा जो लोग दूध ले रहे थे, मीट ले रहे थे, उनमें ऑपोजिट इफेक्ट पाया गया। उनमें कैंसर से मरने की जो प्रक्रिया थी वो बेहद बढ़ गई थी। यानी कि कैंसर में हमें दूध और मीट नहीं लेना है किसी भी तरह से। और ये देखिए, हम स्टडी आफ्टर स्टडी आफ्टर स्टडी यही एक बात पा रहे हैं कि सीधा सीधा कैंसर का संबंध जो है वो दूध, मीट, अंडा, मच्छी से है। और इसीलिए हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। Also appeared to double the risk of dying. Here are the survival graphs. उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि दूध और मीट के कारण कैंसर से मरने का रिस्क बढ़ गया।
उन्होंने कहा दूध और मीट के कारण कैंसर से मरने का जो रिस्क था वो डबल हो गया। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें रिसर्च के थ्रू अब मिल रही है। 8 years out, for example, about 40% of ovarian cancer patients who averaged meat or milk every day were dead, compared to only about 20% who just had meat or milk a few times a week at most. Now, it could just be तो उन्होंने देखा कि जब हमने अगले 5 साल तक भी फ़ॉलो किया, तो जो लोग मीट और दूध ले रहे थे, वो अधिकांश जो लोग थे वो उनको कैंसर जो था वो फैल चुका था और वो ऑलमोस्ट 50% जो लोग थे वो मर चुके थे। जबकि जो लोग कम मात्रा में ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, उनके अंदर ऐसा नहीं था। that the fat and cholesterol on the meat increase circulating estrogen levels, or because of meat's growth hormones, or all the carcinogens, and galactose, all the carcinogens, and estrogen levels, or because तो कहते हैं कि मीट और दूध में ऐसा क्या है जो कि कैंसर के लिए बहुत खराब है। तो कहते हैं कि हर स्टेप के ऊपर आपको एक नहीं ऐसी सैकड़ों चीजें मिलेंगी मीट और दूध में जो कि सीधा-सीधा कैंसर को बनाती है और कैंसर को फैलाती है। जैसा कि पहला डाइटरी फैट, कोलेस्ट्रॉल जो सैचुरेटेड फैट है दूध और मीट में। हमने पता लगाया कि वो सीडी सेल्स को ऑन करता है, CD36 सेल्स कैंसर को फैलाते हैं। ये एक चीज होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रमोशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस यानी कि कैंसर को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इंक्रीजिंग सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन लेवल्स यानी कि कैंसर को बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है जब हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि दूध में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है क्योंकि प्रेग्नेंट जब होती है गाय या भैंस तभी ना दूध देती है। और प्रेगनेंसी का हार्मोन क्या है? यही तो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जब ये हार्मोन्स जो गाय के लिए होते हैं जो कि फीमेल हार्मोन से अपनी ह्यूमन हार्मोन से 40% ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम ये हार्मोन्स दूध के जरिए खाते हैं पीते हैं तो आप सोच सकते हैं हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं। फिर कहता है एक्सोजेनस हार्मोन्स आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड टू मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स फॉर ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंटली एंटर द फूड सप्लाई। कहते हैं वो सिर्फ उनके नेचुरल हार्मोन ही नहीं होते गाय भैंस के, बाहर से उनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक दूध दे। और वो हार्मोन्स हम एक्स्ट्रा हार्मोन्स भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो वो फिर हमें कैंसर बनाते हैं। और कहते हैं स्पेसिफिकली जो एस्ट्राडायोल रिलेटेड और जो सिर्फ हार्मोन ही हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, इन हार्मोन्स के जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिलेटेड मेटाबोलाइट्स होते हैं ये जो होते हैं ये कार्सिनोजेंस होते हैं यानी कि कैंसर बनाने वाले तत्व होते हैं। फिर जो होते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है कैंसर बनाने वाले तत्व हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि मीट और डेयरी के अंदर पाए जाते हैं। तो इतना हानिकारक है ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी कैंसर के लिहाज से हमारे शरीर के लिए। of meat's growth hormones, or all the carcinogens, and galactose, the sugar naturally found in milk, may also be directly toxic to the ovary, and dairy's got all the hormones too. तो कहते हैं यही नहीं, गैलेक्टोस एक तरह की चीनी है, नेचुरल शुगर है जो दूध में प्रेजेंट होती है। तो आप कितना भी ऑर्गेनिक दूध ले लीजिए, घर की गाय भैंस ले लीजिए कि हम तो जी उसको कोई केमिकल्स नहीं देते, ग्रोथ हार्मोन नहीं लगाते, लेकिन नेचर ने ये शुगर ऑलरेडी मिल्क में डाली हुई है, गैलेक्टोस। आप जीरो टोन का दूध ले लीजिए, नॉन फैट दूध ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, उसमें गैलेक्टोस ऑलरेडी है। और ये गैलेक्टोस जो है वो बेहद हानिकारक है। ये डायरेक्टली टॉक्सिक है, टॉक्सिक यानी जहर है जो ओवेरियन कैंसर के सेल्स को स्टिमुलेट करती है और ओवेरियन कैंसर को बढ़ाती है। और तरह-तरह के अलग-अलग कैंसर्स पे अलग-अलग प्रक्रियाओं से कैंसर्स को ये बढ़ाती है। तो सीधा-सीधा आप आज समझ लीजिए कि जो दूध है वो कैंसर को कितना बढ़ाता है। तभी तो हम कितना भी रोकथाम करने की कोशिश करें, कैंसर आजकल किसी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमारी डाइट जो है वो
ठीक नहीं है। बहुत अधिक मात्रा में हम दूध, मीट, अंडा, मच्छी, पनीर, फ्राइड फूड ये सब चीज़ें ले रहे हैं। कहता है इंजेक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू एक्सोजेनिक हार्मोन्स एडमिनिस्टर्ड एंड दिस कॉजेज कैंसर। तो बिल्कुल हार्मोन्स, गैलेक्टोज, नेचुरल शुगर, एनिमल प्रोटीन, इन सभी कारणों से कैंसर होता है। However, the lowering of risk with broccoli and the increasing of risk with meat and dairy are also consistent with the CD36 mechanism of cancer spread we've been talking about. So, how about putting it to the test? Patients with advanced pancreatic cancer given pulverized broccoli sprouts or placebo. Compared to those in the placebo group, the average death rate was lower in the broccoli group. After a month, 18% of the placebo group was dead, but none. आओ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि पैनक्रियाटिक कैंसर एक तरह का सबसे खतरनाक कैंसर है जिसका एवरेज सर्वाइवल रेट जो है करीब 6 महीने का है। तो अगर आपको 2-3 दिन पहले जब हमने स्ट्रीम की थी और ये वाली डॉक्यूमेंट्री आपसे गुज़ारिश है सबसे कि प्लीज़ जाके आप यूट्यूब पे देखिए। इसका नाम है किलिंग यू अलाइव। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये मैंने थोड़ी-सी आपको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन उसमें कुछ कॉपीराइट का इश्यू आ गया था। फिर भी मेरे वेबसाइट पे 1 डेढ़ घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री मैंने फिर भी दिखाई आपको, वो भी देखिए। उसमें अगर आपको याद होगा डॉक्टर वाइस हैं। डॉक्टर उसमें कम से कम भी आपको 2 दर्जन डॉक्टर्स की मैंने आपको दिखाया था, उनकी स्टेटमेंट्स थी, 2 दर्जन डॉक्टर्स का इंटरव्यू था, जिन सब ने एक ही बात कही कि डाइट और सिर्फ डाइट से ही आप अपनी कैंसर और तमाम बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। और अफ़सोस हमें मेडिकल स्कूल में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। तब डॉक्टर वाइस ने कहा था कि उनके फादर को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, उन्हें 6 महीने ज़िंदा रहने की अवधि दी गई थी, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बावजूद। और जब डॉक्टर वाइस ने जाके मेडिकल लिटरेचर में रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि अपनी डाइट चेंज करने से हम कैंसर से इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी की दूध, मीट, अंडा, मच्छी बिल्कुल बंद कर दी और उनको ब्राउन राइस, ब्रोकोली इस तरह का खाना खिलाया। और जब वो 6 महीने जिसको दिए गए थे ज़िंदा रहने के, बिना कीमो सर्जरी रेडिएशन के जब वो वापस गए डॉक्टर के पास 1 साल बाद, अपने पैरों पे चल के बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन, तब डॉक्टर जो था, डॉक्टर वाइस के फादर का जो डॉक्टर था, उसने पूछा आप कैसे ये सब हुआ? तो जब उनके पिताजी ने बताया कि मैं ब्रोकोली, ब्राउन राइस, सब्जियाँ ये सब खाता हूँ, तो डॉक्टर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं करा कि भई इससे क्या होता है? तब डॉक्टर वाइस के बताते-बताते आँखों में पानी आ गया था और डॉक्टर वाइस ने कहा, उस दिन मैंने निर्णय बना लिया, निश्चय ले लिया कि अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी रिसर्च पे लगाऊँगा कि डाइट और कैंसर का क्या संबंध है। तो अब इस स्टडी को देखते हैं। इस स्टडी में उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को पैनक्रियाटिक कैंसर था, उनको उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को ब्रोकोली के स्प्राउट्स खिलाए गए, दूसरे ग्रुप को उन्होंने कोई ब्रोकोली के स्प्राउट्स नहीं दिए। तो जिस ग्रुप को ब्रोकोली के स्प्राउट्स नहीं दिए गए थे, 6 महीने में 18% जो लोग थे वो मर चुके थे और जिन लोगों को ब्रोकोली स्प्राउट्स दिए गए थे, उनमें से एक भी इंसान मरा नहीं 6 महीने में। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकोली स्प्राउट से कितना बड़ा हमने डिफ़रेंस देखा। ये ब्रोकोली में एक प्रोडक्ट होता है सल्फोनाइल यूरियाज़। ये हमें बचाता है तमाम बीमारियों से इंक्लूडिंग कैंसर से। लेकिन जो ब्रोकोली स्प्राउट्स होते हैं, इनमें सल्फोनाइल यूरिया की मात्रा ब्रोकोली से भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर आप 2 चम्मच ब्रोकोली स्प्राउट्स लें, तो उसमें उतना ही सल्फोनाइल यूरिया मिलेगा जितना कि 1 कप ब्रोकोली में। तो यदि कोई कैंसर पेशेंट है, उसको ब्रोकोली की जगह आप ब्रोकोली स्प्राउट्स खिलाइए क्योंकि अधिकांश कैंसर पेशेंट्स में भूख उनको ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ा खा के ही उनका पेट भर जाता है। लेकिन आप उनको उतना ही फ़ायदा देना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उनको ब्रोकोली स्प्राउट्स खिलाइए और ये ब्रोकोली के बीज आप इंटरनेट पे मँगाइए और घर में आप बनाइए, जो स्प्राउटिंग ट्रेज़ में डाल के जैसे नॉर्मली बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और बल्कि सबको ब्रोकोली स्प्राउट्स खाने चाहिए। तो ये हमने आज एक चीज़ पता लगाई कि ब्रोकोली से भी बेटर है ब्रोकोली स्प्राउट्स।
in the broccoli group. By 3 months, another quarter of the placebo group had died, but still not a single death in the broccoli group. और उन्होंने 3 महीने और उनको स्टडी किया, तो पाया क्या कि जिन लोगों ने ब्रोकली स्प्राउट्स नहीं मिले थे, उनके 25% और लोग मर गए, जबकि जो लोग ब्रोकली स्प्राउट्स पे थे, उनमें से एक भी इंसान नहीं मरा था। And by 6 months, 43% of the remaining patients in the placebo group were dead, along with the first 25% of the broccoli group. Unfortunately, the patients knew which group they were in because they were evidently getting broccoli burn. तो 6 महीने के अंदर-अंदर जो था ऑलमोस्ट 50% जो लोग ब्रोकली स्प्राउट्स नहीं खा रहे थे, वो मर गए थे। अब आप सोचिए कि ब्रोकली स्प्राउट्स के साथ-साथ अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों का दूध, मीट, अंडा, मच्छी भी बंद कर देते, तो कितना असर होता? 100% जो पैंक्रियाटिक पेशेंट्स थे, उम्मीद करते हैं डॉक्टर वाइस के फादर की तरह शायद कोई भी नहीं मरता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ब्रोकली स्प्राउट से था, जिसका भी हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा। Herbs, which gave it away, so you can't discount the placebo effect, and they weren't even properly randomized since many of the patients refused to participate unless they were placed in the active treatment group, which is understandable, but it makes for a less rigorous result. But hey, I mean, a little broccoli can't hurt, and it's the no downside that leads to advising women undergoing treatment for breast cancer, for example, to include the liberal culinary use of cruciferous vegetables, and the same for reducing saturated fat. Is it time to give breast cancer patients a prescription for a low-fat diet? Although counseling women to consume a healthy diet after breast cancer diagnosis is certainly warranted for general health, read an editorial in the Journal of the National Cancer Institute, the existing data still fall a bit short of proving this will help reduce the risk of breast cancer recurrence and mortality. But what do you have to lose? After all, it's still certainly warranted for general health. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझ लें कि कैंसर से अगर हमें बचना है या कैंसर किसी को हो गया है और हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहें और हम चाहते हैं कि वो उनकी हेल्थ ठीक बने रहे, तो हमें 2 मेन काम करने हैं। एक हमें एनिमल से आने वाला सैचुरेटेड फैट बंद करना है, यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी बंद करना है और हमने बार-बार स्टडी में देखा कि एक नहीं, अगर आप ये वाला लास्ट वाला ये वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें कम से कम भी 20-30 अलग-अलग ऐसी चीज़ें थी, जो अलग-अलग स्टेजेस पे कैंसर को प्रमोट कर रही थी, कैंसर को बना रही थी और फैला रही थी। तो दूध, मीट, अंडा, मच्छी तो हमें बंद करना ही करना है, साथ में हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि गोभी से आने वाली फैमिली की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर ब्रोकोली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, सरसों है, पालक है, ये सब चीज़ें खानी हैं और केल के बीज आप ले आइए, अपने गमले में केल उगाइए, घर की क्यारियों में केल उगाइए। और हमें क्या करना है, हमें ब्रोकोली के स्प्राउट्स बनाने हैं क्योंकि कैंसर वाला पेशेंट जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकता और स्प्राउट्स में ब्रोकोली में पाने वाली औषधि जो है वो सल्फोनाइल यूरिया की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हम सबको भी ब्रोकोली स्प्राउट्स खाने चाहिए। तो घर में ब्रोकोली के स्प्राउट्स बना के खाइए। एक स्टडी के बारे में मैं आपको और बताती हूँ जो कि बायोवेन ने की थी, ये कैनेडियन रिसर्चर थे जिनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। उन्होंने क्या किया था, उनका काम था कि जितने भी तरह के कीमोथेरेपी एजेंट्स जो होते हैं, उनको अलग-अलग कैंसर सेल लाइन्स के ऊपर डाल के प्रयोग करते थे कि कौन-सी कीमोथेरेपी कौन से तरह के कैंसर सेल्स के लिए प्रभावशाली है। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं फ्रूट और वेजिटेबल से आने वाले जूस को देखूं कि वो क्या कैंसर के सेल्स की रोकथाम करते हैं और जो उन्होंने रिसर्च में पाया वो बहुत ही आई ओपनिंग था और बेहद हेल्पफुल था। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि 3 तरह की ऐसी सब्जियां हैं जो हर तरह के कैंसर को 100% मारती हैं और वो 3 तरह की सब्जियां कौन सी हैं? वो है प्याज,
चाहे सफ़ेद हो, चाहे लाल हो, प्याज़ जो हम नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं। दूसरा है वो हरे वाला प्याज़, कच्चा प्याज़ जिसके पीछे वो हरा लंबी सी एक पूँछ होती है, वो। और तीसरी चीज़ है लहसुन। तो प्याज़, लहसुन और हरा प्याज़ ये 3 चीज़ें हर तरह के कैंसर को मारती हैं। लहसुन में एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आप लहसुन को पकाते हो, चाहे 1 मिनट को भी पकाओ, तो उसमें जो औषधि होती है वो हमारी नष्ट हो जाती है। तो लहसुन की आप चटनी बना के खाइए। कैंसर का स्पेसिफिकली अगर कैंसर का पेशेंट है, उसको लहसुन की चटनी दीजिए ताकि वो पकी हुई ना हो, वो कच्ची हो। तो लेकिन प्याज को जब आप पकाएँगे तो जो उसमें औषध होती है वो नष्ट नहीं होती, ये गुड न्यूज़ है। दूसरा ग्रुप जो वेजिटेबल्स का है, जो हर तरह के कैंसर को 75% मारता है, वो क्या है? वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, सरसों, केल, अरुगुला, बॉक चॉय। ये सब आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन-सी होती हैं। फिर जितनी भी तमाम तरह की आपकी बाकी सब्जियाँ हैं, वो क्या करती हैं? अपने आप में एक सब्जी जो है, वो किसी पर्टिकुलर कैंसर के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जब सारी सब्जियाँ मिलके आप खाते हैं तरह-तरह की, तो ये सारी सब्जियाँ मिलके हर तरह के कैंसर में कहीं न कहीं हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़ कि मैं तो सिर्फ़ बैंगन खाता हूँ, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मुझे फलानी सब्ज़ी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं, इसको फूड सिनर्जी कहते हैं। ये हमें साइंस के द्वारा पता चला है कि अपने आप में यदि कोई सब्ज़ी बहुत पावरफुल नहीं है कैंसर के लिए, जब आप उस सब्ज़ी को बाकी सब्जियों के साथ मिक्स करके खाएँगे, जैसे सुबह एक खाई, शाम को एक खाई या मिक्स्ड वेजिटेबल्स खाई, तो आपको हर तरह की सब्ज़ी जो है वो फ़ायदा करेगी। और जो माताएँ हैं घरों में, जिनके बच्चे नखरे करते हैं या पति को किसी को विशेष सब्ज़ी नहीं पसंद, तो आप ऐसा कीजिए, पानी में आटा कभी गीला मत कीजिए, वो वेस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। आप हमेशा कोई भी जो सब्ज़ियाँ हैं, उनकी सब्ज़ियों को थोड़ा-थोड़ा मिला के और उनको ग्राइंड कर दीजिए और फिर उसमें आटा गीला कीजिए, तो आपका हर तरह की सब्ज़ी जो है, आप छुपा के आप सबको खिला रहे हैं और सब्जियों का एक मिश्रण जो है वो हम खा रहे हैं।